प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ठोस अवस्था के लेक्चर 2 का आपके सामने डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 1 में आपने देखा था कि हम क्रिस्टलीय ठोस का डिस्कशन कर रहे थे। किसका ठोस डिस्कशन कर रहे थे? क्रिस्टलीय ठोस का। आप जानते थे कि क्रिस्टलीय ठोस ही क्या है? मुख्य ठोस है। अब उसी को अगली हेडिंग जो आपको डिस्कस करनी है वो है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अगर अभी क्रिस्टल जालक को देखें तो इसके नाम क्या होते हैं? इसका एक नाम होता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या इसी को आप एक नाम देते हैं दिक् जालक। क्या कहते हैं? दिक् जालक। इसी को आप एक और नाम देते हैं वैज्ञानिक ब्रेविस के नाम से। इसे ब्रेविस जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक। तो आप क्रिस्टल जालक कह लें, दिक् जालक कह लें, स्पेस लैटिस कह लें, ब्रेविस जालक कह लें या क्रिस्टल लैटिस कह लें, वो सब उसी के लिए आता है। किसके लिए आता है? क्रिस्टल जालक के लिए आता है। अब हमारे आपके सामने ये सवाल आता है कि क्रिस्टल जालक है क्या, या किसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, या क्रिस्टल जालक होता क्या है? इस बात का हमें क्या करना है? इस बात का हमें डिस्कशन करना है कि क्रिस्टल जालक है क्या। आपको बताएं कि क्रिस्टल जालक है क्या। ये बात आप क्रिस्टलीय ठोस में देखते थे कि क्रिस्टलीय ठोस में घटकों की क्या होती है? घटकों की निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टल जालक में घटकों की क्या पाई जाती है? निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था पाई जाती है। और क्रिस्टल जालक में क्या होता है? क्रिस्टल जालक कह लें या क्रिस्टलीय ठोसों में घटकों की कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें आप कि क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या है, तो कहते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या है? किसी ठोस की त्रिविमीय व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक कहलाती है। किसी क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय व्यवस्था ही त्रिविमीय का मतलब क्या हुआ? त्रिविमीय का मतलब हुआ 3D को आप जानते हैं कि जिसमें एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन तीनों हो, उसी को क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक की किसी क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय व्यवस्था ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, पुनरावर्ती इकाइयां बार बार आती रहती हैं। और वो पुनरावर्ती इकाइयां, अभी आपके सामने हेडिंग थी एकक कोष्ठिका। तो किसी क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती इकाई क्या होती है? एकक कोष्ठिका, जिसे आप क्या कहते हैं? यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती इकाई क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका। अगर हम ये देखें कि एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक का क्या संबंध है, तो एकक कोष्ठिका का अगर आप फिगर बनाएं तो एकक कोष्ठिका का इस तरह से आप एक फिगर बना सकते हैं। ये इस तरीके से ऐसे ये एक यूनिट सेल का फिगर है। तो आप बताएं क्रिस्टल जालक का एकक कोष्ठिका से क्या संबंध है? यही एकक कोष्ठिकाएं बार बार रिपीट होकर के क्या बनाती है? क्रिस्टल जालक। तो बहुत सारे क्रिस्टल जालक में बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, या क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती इकाई क्या है? एकक कोष्ठिका है। अगर आप एकक कोष्ठिका को समझें तो इस तरह से आप इसको एकक कोष्ठिका मान लेते हैं कि ये एकक कोष्ठिका है। वास्तव में ये घनी एकक कोष्ठिका है, इसमें सभी बराबर नहीं है, लेकिन इसको आप एकक कोष्ठिका मान सकते हैं। ये फिगर कैसा है? ये फिगर 2 डायमेंशनल है। और इसका जो बनाएंगे ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा, क्योंकि बोर्ड की लिमिटेशन है कि यहाँ कैसा फिगर बन सकता है? केवल 2 डायमेंशनल फिगर बन सकता है। उसको आप 3D में समझना चाहें तो इस फिगर को अपने माइंड में रख सकते हैं, इस फिगर को आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास था, ये क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका हुई। क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस की
निश्चित त्रिविमीय संरचना ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और क्रिस्टल जालक की जो पुनरावर्ती इकाई है, बार बार रिपीट होने वाली इकाई है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एकक कोष्ठिका। वो क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका। अब हमारा फोकस, हमारा ध्यान किसको पढ़ने में होगा? हमारा ध्यान ये होगा कि हम एकक कोष्ठिका को जाने कि यूनिट सेल क्या है, क्योंकि यूनिट सेल को ही सीखने से हमें क्रिस्टल जालक के बारे में जानकारी होगी। कैसे जानकारी होगी? क्योंकि क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती इकाई ही एकक कोष्ठिका है। जैसे हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि किसको पढ़ते हैं? परमाणु, क्योंकि परमाणु छोटी इकाई है। उसी तरीके से मैथ्स पढ़ते हैं तो 0 1 2 पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं। तो अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस देखना है, या तो क्रिस्टलीय ठोस किसका बना है? क्रिस्टल जालक का। और क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई क्या है? यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका है। अब आप देखें एकक कोष्ठिका के बारे में। किसके बारे में? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को अगर आप देखें, यूनिट सेल, इसे एकक कोष्ठिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। किसी किताब में आपको इकाई सेल भी लिखा मिल जाता है, वो वही चीज है। एकक कोष्ठिका, अंग्रेजी में यूनिट सेल या इकाई सेल, एक ही बात है, वो एकक कोष्ठिका है। तो कहते हैं इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, अगर किसी एकक कोष्ठिका को देखें तो उसमें होते हैं फलक। क्या होते हैं? फलक, जिन्हें कहते हैं फेस। इसके अलावा कोर, और एक होता है अंतर फलकीय कोण। फेस होता है, कोर होता है, और क्या होता है? अंतर फलकीय कोण होता है। क्या होता है? अंतर फलकीय कोण। अब ये समझना है, इनको समझना है कि ये सब चीजें हैं क्या। अभी आपको फिगर बता रहे थे कि अगर आप ये फिगर देखें तो यहां ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका फेसेस कहलाएगा, ये फेस कहलाएगा। तो इसको अगर आप एकक कोष्ठिका माने तो इसमें कितने फेस हो गए? नंबर 1, पीछे देखें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब उसी फिगर को कहते हैं कि एक जगह अगर आप केंद्रित हो जाएं तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपका कहलाता है कोर। और इस कोर को हम किससे दिखाते हैं? ABC। कोर किससे दिखाया जाएगा? ABC से। तो ये कोर की लंबाई है। तो यहां अगर आप ABC को देखना चाहें तो इस तरह से आपका कोर बनता है। ये और ये आपका कोर बनता है। ये कोर की लंबाई है। और वास्तव में यहां तो सभी ABC बराबर हैं। तो ये कोर की लंबाई और अंतरफलकीय कोण, अंतरफलकीय कोण का मतलब इसको आप अल्फा माने, इसको बीटा माने, और इसको कितना माने? गामा। तो जो अंतरफलकीय कोण है, अब आप समझें कि जैसे हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो इस फिगर में क्या हो जाएगा? ये सभी आपका, सभी कोर क्या है? बराबर नहीं है। ये सभी कोर क्या है? इक्वल नहीं है। लेकिन ये घनीय कोष्ठिका है तो यहां सभी कोर इक्वल है। तो ये आपको बात बता रहे थे कि यूनिट सेल कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा कोर की लंबाई पर और अंतरफलकीय कोण पर। और ध्यान रहे, जब कोर की लंबाई बदल जाएगी और अंतरफलकीय कोण बदल जाएगा तो एकक कोष्ठिका बदल जाएगी। और अगर एकक कोष्ठिका बदल गई तो क्रिस्टल जालक भी क्या कर जाएगा? अगर एकक कोष्ठिका बदल गई तो क्रिस्टल जालक भी क्या कर जाएगा? क्रिस्टल जालक भी बदल जाएगा। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि क्रिस्टल जालक कई प्रकार के होते हैं। कुछ नाम भी आप सुनते हैं, HCP सुनते हैं, BC सुनते हैं, इस तरह का आप सुनते हैं, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमारा यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्रिस्टल जालक की पुनरावर्ती इकाई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कोर की लंबाई और अंतरफलकीय कोण। ये यूनिट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एक यूनिट सेल का फिगर आपके सामने बना हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ये यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं। हम वही शब्द लिखते हैं, एकक
कोष्ठिका के प्रकार क्या देखते हैं? एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी एकक कोष्ठिका में आपको डिस्कस करना है एक पॉइंट जिसे आप कहते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु इसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। अभी हम आपको जो यूनिट सेल बता रहे थे, यहां पर हमने फोकस किया था इन बिंदुओं पर। तो यहां पर क्या उपस्थित है? यहां पर परमाणु उपस्थित हैं, और यही परमाणु इन्हीं बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होगा? इन्हीं बिंदुओं को मिलाने से एकक कोष्ठिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कहते हैं कि एकक कोष्ठिका में जहां पर परमाणु होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जहां पर परमाणु होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जालक बिंदु। उन्हीं को क्या कहते हैं? जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो अब आपको एक आइडिया क्लियर हो गया कि परमाणु से क्या बनता है? एकक कोष्ठिका, और एकक कोष्ठिका से क्या बनता है? एकक कोष्ठिका से बनता है क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक ही वास्तव में क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ये आइडिया चलता है। तो जालक बिंदु आप समझ गए कि जालक बिंदु इस एकक कोष्ठिका में ये हैं, जहां पर परमाणु होगा वही क्या कहलाएगा? जालक बिंदु कहलाएगा। अब एकक कोष्ठिका के प्रकार में देखते हैं। कहते हैं कि पहला प्रकार आपका जो आता है वो आता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। क्या आता है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको ये सीखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में ये होता है कि इसमें 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर होते हैं। इस तरह से घनी का मतलब सभी बिल्कुल कोर की लंबाई क्या है? कोर, अभी आपको कोर की लंबाई बताया था कि ये अगर आप इसको A B C कहें तो कोर की लंबाई क्या है? कोर की लंबाई बिल्कुल क्या है? बराबर है। और ये कोण कितना है? अल्फा, बीटा और गामा। तो कहते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर स्थित हैं। तो ये सबसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, और इसमें जालक बिंदु कितने आ गए? इसमें जालक बिंदु जो आ गए वो कितने आ गए? ये जालक बिंदु जो आ गए, जालक बिंदु कितने आ गए? 8 आ गए। और 8 जालक बिंदु कहाँ हैं? एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर। जैसे इस फिगर को आपको बता रहे थे तो आप कहेंगे कहाँ जालक बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इनको स्ट्रेट लाइन से आप मिलाते हैं तो एकक कोष्ठिका आपकी क्या कर जाती है? एकक कोष्ठिका आपकी बन जाती है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है जिसमें 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर क्या है? स्थित हैं। दूसरा जो आपकी आती है वो आती है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। क्या आती है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो आपको सीखना है कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में देखें, इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस एकक कोष्ठिका में 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर, और एक कहां उपस्थित होता है? केंद्र पर। तो इसमें जालक बिंदु कितने आ जाएंगे? जालक बिंदु 9। अब ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका नहीं है, जालक बिंदु बदल गए, परमाणुओं की संख्या बदल गई, तो ये क्या हो गई? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अगली जो एकक कोष्ठिका आपके सामने आएगी वो कहलाएगी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, या इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब हुआ कि इस एकक कोष्ठिका में 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर, और 6 जालक बिंदु इसके फलकों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं।
तो कुल जालक बिंदु इसमें कितने हो गए? 14। इसको आपको समझाएं। 8 आप समझ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फेसेस क्या है? और 6 फलकों पर 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 ही बिंदु दिखाएंगे। 1 2 3 4 5, एक बैक फेस का। ये बोर्ड तो 2D है, ये एकक कोष्ठिका का 3D फिगर है, लेकिन फिर भी हम एक बिंदु नहीं दिखा पा रहे हैं जो किस साइड में है? जो बैक साइड में है, उस बिंदु को हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये बात है। तो ये क्लियर हो गया। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु? आंसर कितना है? 8। काय केंद्रित में, जिसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, कितने जालक बिंदु? 9। और फेस सेंटर्ड, इसके इंग्लिश क्या है? फेस, यहां बॉडी की जगह क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी फेस, और बाकी तो वही रहेगा। तो इसमें जालक बिंदु कितने हैं? आपने जोड़ लिए। जालक बिंदु 8 कोनों पर और 6 फलकों पर। तो कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? कुल जालक बिंदुओं की संख्या जो हो गई है, उसकी संख्या कितनी हो गई है? 14। तो ये एकक कोष्ठिका है, लेकिन इसको आपको इस बात से समझना है, इसको आप बढ़ाते रहना। मूल बात क्या बताया? परमाणु, परमाणु से क्या बनेगा? एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका से क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक का ही आप समझ लें दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। तो कहते हैं कि ये एकक कोष्ठिका का भविष्य क्या है? एकक कोष्ठिका पुनरावर्ती इकाई है, किसकी? क्रिस्टल जालक की। तो कहते हैं कि अब हमारे पास एक हेडिंग आ गई, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या की गणना। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या की गणना। वो छोटा सवाल है, जैसे आप कहते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 10 पेन का दाम 100 रुपए है, तो प्रति पेन दाम बताओ, तो प्रति पेन आ जाता है 10 रुपए है। तो वैसे कहते हैं कि प्रति एकक कोष्ठिका मतलब क्या? वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे यही यूनिट सेल बार बार रहती है, तो ये अन्य जो दूसरा जालक आता है, जैसे दूसरा एकक कोष्ठिका बनेगी, तो दूसरी एकक कोष्ठिका में होता क्या है? दूसरी एकक कोष्ठिका में यही बात होती है कि ये जो परमाणु होता है, जैसे ये जालक बिंदु है, तो एकक कोष्ठिका परमाणुओं से ही जुड़ती है। परमाणुओं से ही क्या करती है? दूसरे जालक से जुड़ती है। तो कहते हैं कि जैसे ये जो कार्नर पर परमाणु है, वो 8 अन्य से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? 8 अन्य से जुड़ता है। तो जितने कॉर्नर पर रहेंगे, कोनों पर रहेंगे परमाणु, तो अगर ऐसे 8 अन्य से जुड़ा, तो प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना हुआ? प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना हुआ? 1/8। जो केंद्र पर रहता है, जैसे जो सेंटर पर रहता है, जैसे आपने बॉडी सेंटर्ड में देखा है, वो किसी से नहीं जुड़ता, तो उसका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अभी आप फलक केंद्रित में देख रहे थे कि परमाणु फलकों पर भी होते हैं, और जो फलक पर रहता है, जैसे ये एकक कोष्ठिका है, जो फलक पर रहता है वो 2 अन्य से जुड़ता है। तो प्रति एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित में योगदान कितना होगा? 1/2। इस बात को फिर से आप समझें। हमने कहा कि जैसे एकक कोष्ठिका में 8 जालक बिंदु, किसी एकक कोष्ठिका को भी आप देख लेते हैं 8 जालक बिंदु 8 कोनों पर हैं। तो ये जब क्रिस्टल जालक बनता है, तो किनारे वाला 8 अन्य से जुड़ता है। क्रिस्टल जालक है क्या? यही एकक कोष्ठिका बार बार आती रहेगी, क्रिस्टल जालक बन गया। तो ये जो कोने पर रहता है, वो किससे जुड़ता है? 8 अन्य परमाणुओं से। क्या करता है? 8 अन्य परमाणुओं से जुड़ता है। तो प्रति एकक कोशिका उसका योगदान कितना हो गया? कॉर्नर का, ये किनारे का, कोनों पर, ये किसका है? केंद्र पर, और ये किसका है? फलक पर। इतना योगदान होगा। अब विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के लिए हम गणना करेंगे कि प्रति एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक में वो कितना योगदान देती है। अगर हम इसको देखें, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के लिए
तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम यही देखें काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तो ये बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1 1 प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगा 2। अगर यही हम फलक केंद्रित के लिए देखें, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तो ये योगदान कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 4। इसकी एक बार मैं आपके सामने फिर व्याख्या दूंगा, तब तक आप समझें कि ये योगदान हमने कहाँ लिखा, क्रिस्टल जालक में। अगर सरल घनीय एकक कोष्ठिका है तो प्रति एकक कोष्ठिका उसका योगदान 1 होगा, क्योंकि इसमें 8 जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के 8 कोणों पर होते हैं। जब ये काय केंद्रित होगी तो प्रति एकक कोष्ठिका इसका योगदान कितना हो जाएगा 2। और जब ये 2 कहां से आया 1/8 इंटू 8, तो क्लियर है 1 कहां वाला आया केंद्र पर। जब ये फलक केंद्रित होगी तो 1/8 इंटू 8 1/2 इंटू 6 कहां से आया, ये फलकों पर है, और 2 कहां से आया, उसका ये जो फलक पर रहता है वो 2 से जुड़ा रहता है। तो 1 में कितना योगदान हो गया 1/2, तो कुल योगदान कितना हो गया 4। तो ये प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या की गणना है, और इससे आप बहुत सारे आंशिक प्रश्नों को आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट सीधे आपके सवाल आते हैं कि वहां आपको ये समझना होगा कि क्रिस्टल जालक में काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अगर क्रिस्टल जालक काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका से बना है तो प्रति एकक कोष्ठिका कितना योगदान होगा 2। अगर फलक केंद्रित है तो प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना है क्रिस्टल जालक के लिए 4। इस अंतर को जरा फिर से समझें। जैसे आप देख रहे थे कि एक उदाहरण सिंपल सा ले तो आपको आ जाएगा, जैसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका 8 जालक बिंदु एकक कोणों पर है, तो आप समझते हैं 8 इसका योगदान नहीं होगा, क्योंकि 8 अन्य से जुड़े हैं। तो प्रति एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक के लिए इसका योगदान कितना होगा, इसका योगदान होगा 1। इसका योगदान कितना होगा 1 होगा। तो 1 कितना आया, क्योंकि 8 8 से जुड़े हैं तो 8 कुल है, और एक एकक कोष्ठिका का कितना योगदान है 1/8। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका का जो योगदान हुआ प्रति एकक कोष्ठिका वो कितना हुआ 1। तो इसको देखना, और अगली बात जो हम देखेंगे वो ये हमारे सामने आएगी, और वो कहलाएगी एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना। किसकी गणना, एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना। तो घनत्व कैसे निकलता है, घनत्व तो सिंपल फार्मूला आप बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, D = मास बाई वॉल्यूम, ये घनत्व है। अब मान लो माना एकक कोष्ठिका में परमाणु बराबर Z, तो Z हमने मान लिया, और अगर सरल घनीय रहे तो आप बताएं Z का मान कितना होगा, Z का मान 1 होगा। काय केंद्रित के लिए बोलिए 2, और फलक केंद्रित के लिए Z का मान कितना होगा, फलक केंद्रित के लिए जो Z की वैल्यू होगी उसका मान कितना होगा 4 होगा। अब देखिए माना, अब एकक कोष्ठिका अभी आपने देखा, एकक कोष्ठिका किसकी बनी है, परमाणु की। माना परमाणु का परमाणु भार बराबर m, तो एक परमाणु का भार बराबर m/n। अब m/n कहां से आया, n/n आया कि जैसे परमाणु है तो किसी भी के भी परमाणु भार के बराबर भार ले तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 मोल के बराबर हो जाता है। और 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, वो आवागाद्रो संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी क्या है, एवागाड्रो संख्या, और इसकी वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10⁻³ कितना, इंटू 10⁻23।
तो मास कितना हो गया, मास हो गया, अब एक परमाणु का मास कितना है, m अपान n, तो z का मास कितना होगा, z इंटू m अपान n, क्या होगा, z इंटू m अपान n। अब डेंसिटी क्या होगी, अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू बी, एकक कोशिका का वॉल्यूम इक्वल टू बी। अगर कोर की लंबाई ए है तो वॉल्यूम निकालना आप जानते हैं, ये किसके होगा, ए क्यूब, चाहे बी लिखें या क्या लिखें, ए क्यूब लिखें। उसके बाद अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास डायरेक्ट आएगा कि आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर लें। तो डेंसिटी क्या आएगी, मास, तो मास के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, z इंटू m अपान n, और नीचे v या d इक्वल टू z इंटू m अपान n इंटू v। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, क्या कैलकुलेट करने का, डेंसिटी कैलकुलेट करने का। मैं इधर फार्मूले को लिख दूं, मेन फार्मूला क्या आया आपके सामने, मेन फार्मूला आया, इतना आप परिवर्तन कर सकते हैं, d इक्वल टू z इंटू m अपान n इंटू a क्यूब। अब इन नोटेशन को आप समझें, इन नोटेशन का मतलब क्या है, इन नोटेशन का मतलब है z क्या है, z नंबर ऑफ एटम्स प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या है, m क्या है, जो परमाणु एकक कोशिका को बनाता है वो एकक कोशिका क्रिस्टल जालक बनेगी। आप बताएं कि जैसे कॉपर है, कॉपर का क्रिस्टल जालक है, तो उसकी एकक कोशिका में क्या रहेंगे, उसकी एकक कोशिका में रहेगा कॉपर का परमाणु रहेगा, तो उसी का परमाणु भार आप यहां लेंगे जो 63.5 है। यानी तो फिक्स रहता है, यहां ऊपर कुछ भी आए लेकिन यानी फिक्स रहेगा। अभी आपको बताया कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू a क्यूब, कभी कभी आपको v दिया रहता है तो या a दिया है तो a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a। अब अगली बात जो आपके सामने आती है वो आती है यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी। अगर आप यूनिट की बात करें तो आप यहां से देखिए, z तो नंबर है, यानी नंबर है, ये तो इकाई यूनिटलेस हो गई, इनकी कोई इकाई नहीं होती। m को आपने किस में लिया, ग्राम में, और a किस में लिया, सेंटीमीटर में लिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी। तो इसमें जो d की यूनिट आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर सीसी। आप कहेंगे कि हम अगर m को किलोग्राम में ले लें और इसको मीटर में ले लें तब तो डेंसिटी की इकाई होती भी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ एकक कोशिका छोटी है, इसलिए हम सभी अंकित प्रश्नों में ग्राम पर सेंटीमीटर या ग्राम पर सीसी यूज करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ विज्ञान में सोचते रहना चाहिए, तो वो भी आपका सोचना सही है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। अगर ऐसा किसी प्रश्न में दिया है तो आप उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो आप देखें ये आपका डिस्कशन था जिसमें हमने आज आपको बताया, नंबर 1 क्या बताया, आपको बताया क्रिस्टल जालक, नंबर 2 क्या बताया, एकक कोशिका, नंबर 3 क्या बताया, एकक कोशिका के प्रकार, नंबर 4 क्या बताया, प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या की गणना, और नंबर 5 क्या बताया, एकक कोशिका के घनत्व की गणना। तो ये आज का डिस्कशन का टॉपिक लेक्चर 2 है, और हम लोग नेक्स्ट टर्न फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।